नमस्कार। क्या योगी के हट की कीमत नरेंद्र मोदी को चुकानी पड़ेगी? अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी की बिल्डिंग में योगी आदित्यनाथ ने घुसने से रोक दिया। अखिलेश यादव को इसलिए रोका गया ताकि जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर वो माला ना चढ़ा पाए। लखनऊ की सड़कों पर जंग छिड़ गई। सड़कों पर समाजवादी पार्टी और पुलिस के बीच भयंकर भिड़ंत हो गई। युद्ध जैसा मच गया। माला पहनाने को लेकर के ऐसा युद्ध इससे पहले कभी नहीं छिड़ा। भयंकर विवाद उत्पन्न हो गया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि अब अखिलेश यादव ने खुलकर ये बात कह दी है कि नीतीश कुमार को मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं। रविकांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रविकांत सर, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ाने से अखिलेश यादव को रोका गया। अखिलेश यादव बहुत नाराज हो गए। सड़कों पर बड़ी बल्लियां गड़ गई, बैरिकेडिंग लग गई, फौज फाटा लगा दिया योगी सरकार ने। इतना डर, इतना भय क्यों? अखिलेश यादव अगर जाकर माला चढ़ा ही देते तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हो जाता सर? ये जिद है, ये योगी जी का रामराज है। किस और बात की रामराज जिद सर? जिद ये कि जो योगी जी चाहेंगे वही होगा। अब वो गोरखपुर में कभी चलता होगा कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। अब वो हाल उत्तर प्रदेश का भी है कि योगी जी की अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन डर एक दूसरा भी है। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया, अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को हासिल हुई। देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी। तो 2027 की जो चुनौती है, उसके वजह से योगी आदित्यनाथ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही। और अखिलेश यादव लगातार जिस तरह से सक्रिय हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में, उससे भी एक मुश्किल है कहीं ना कहीं। और जयप्रकाश नारायण तो एक तरह से समाजवादी आंदोलन के पुरखे हैं। वो समाजवादी आंदोलन जो कभी उस सत्ता के खिलाफ खड़ा हुआ था जिसने आपातकाल लागू किया था। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से ही नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, ये शरद यादव सरीखे तमाम नेता निकल करके सामने आते हैं जिन्होंने बड़े सफलताएं अर्जित की, राजनीति को काफी कुछ बदला। तो वो समाजवादी आंदोलन के पुरखे जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ाने के लिए अगर जद्दोजहद करनी पड़े तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। इस भारतीय जनता पार्टी के रामराज्य में आपको ये भी हासिल नहीं है और उसके लिए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी का वो जद्दोजहद करे। पिछले साल भी यही हुआ था, तब 10-12 फीट की दीवार को छलांग मार करके अखिलेश यादव को पहुंचना पड़ा था। और इस बार तो बाकायदा आदेश जारी कर दिया गया कि आप नहीं जा सकते हैं। और बहाना किस बात का कि साहब निर्माण कार्य चल रहा है, वहां बरसात का मौसम है, तमाम चीज सांप बिच्छू कातर सब होंगे। तो योगी जी कहीं भी जाए, इतना फौज फाटा लगाया गया सर? हाँ, सांप बिच्छू से बचाने के लिए नहीं, खुद बचने के लिए सब खेल चल रहा है। तो इतना अखिलेश यादव क्या ये बात है कि जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार गिरा दी थी, तो अब बीजेपी को भी डर है कि हमारी सरकार ना चली जाए तो फिर जयंती ही ना मनाने दो? एक पिछड़े पूर्व मुख्यमंत्री से एक कायस्थ समाजवादी नेता की जयंती ना मनवाने दो, फूलमाला ना चढ़वाने दो। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इसमें अखिलेश यादव ने जो पीडीए की राजनीति शुरू की, अब पीडीए में तो अखिलेश यादव बहुत मजबूत हो ही गए। अब अखिलेश यादव बीजेपी का जो आधार है, बेस है, उसमें एक तरह से अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे को उन्होंने नियुक्त किया, तब भी दिक्कत हो रही थी। अब जयप्रकाश नारायण को मैं मानता हूं कि बहुत जाति की राजनीति ही है, तो हालांकि जयप्रकाश नारायण को आप एक कायस्थ नेता के तौर पर देखें, मुझे लगता है कि उनके साथ ज्यादती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये कहीं ना कहीं कष्ट है कि ऐसा ना हो कि जो इस समय लोग नाराज हैं, बेसिकली लोग नाराज हैं, तो वो चाहे कायस्थ हो, ब्राह्मण हो या पीडीए परिवार हो, अब कहीं ऐसा ना हो कि कायस्थ भी खिसक जाए, क्योंकि ये प्रतीकों की राजनीति भी होती है।
अस्मिता की राजनीति भी होती है, तो अखिलेश यादव कायस्थ समाज के लिए कहीं थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ना उनके भीतर पैदा हो जाए, तो ये जनाधार ना खिसक जाए, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं चिंता होगी योगी आदित्यनाथ को। इसलिए आप माल्यार्पण ही नहीं करने देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अजीब किस्म की राजनीति है। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी लेकिन राज्य कर में, नहीं किसी भी पाए, देश जो में। करना चाह रहे थे वो तो हुआ नहीं, अखिलेश यादव और हीरो बनकर उभर आए। डेफिनेटली, और ये होता ही है। कई बार आपका जो कदम होता है वो उल्टा पड़ जाता है। इसमें क्या हुआ ना कि अखिलेश यादव को ज्यादा हाइप मिल गई। अखिलेश यादव मुझे लगता है सुबह से ट्रेंड कर रहे हैं इस समय, बल्कि रात से ही। तो एब्सोल्युटली और राइट, यस। दूसरा जो उन्होंने नीतीश कुमार को ऑफर दिया हाँ, कि आप आइए, आप भी जयप्रकाश नारायण के उसी शिष्य परंपरा में हैं, समाजवादी आंदोलन से निकल करके आए हैं, बिहार के और हैं एक जयप्रकाश ऐस नारायण, बिहार तो के हैं, इसीलिए बोला एक कि आप ऐसी मोदी सरकार, सरकार से समर्थन छोड़ दो। डेफिनेटली एक ऐसी सरकार जो जयप्रकाश नारायण का अपमान कर रही है, जो माल्यार्पण नहीं करने दे रही है, उस सरकार में बने रहने का मतलब क्या है कि फिर आप उनके ही अपमान के साथ। ये हाँ, अखिलेश यादव का कहना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या पैदा करेगा। और जो अभी तकरार है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, गुजरात लॉबी बनाम गोरखपुर के बीच में, ये तकरार कहीं बढ़ सकती है इसके बाद। तो अखिलेश यादव ने बहुत नाप तोल करके ये फैसला लिया। ऐसा नहीं है कि अचानक उन्होंने बोल दिया कि नीतीश कुमार समर्थन वापस लें, आए। उन्होंने लखनऊ और दिल्ली के बीच की कशमकश को भी समझा। यस। अगर कहीं नीतीश कुमार ये फैसला ले लेते हैं तो गाज किसके सिर पर गिरेगी? तब तो कि दुनिया एक जानती है कि निर्णय नीतीश और अखिलेश की बहुत बनती है। बहुत कहाँ ज्यादा, योगी के हट की बात चल रही थी, मोदी की सरकार गिराने तक पहुंच गई। डेफिनेटली। इसका नुकसान अगर होगा मोदी की सरकार को, तो ये ठीकरा किसके सिर पर फूटेगा? योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एसर्ट कर रहे हैं गुजरात लॉबी के खिलाफ हर बार, वो तो कहीं ये वो भी तो नहीं है। अगर ये वो है कि आप इसके जरिए एक मिनट, मतलब क्या सर आपका कि ये दिल्ली वालों के लिए खतरा बन जाए, इसलिए क्या विपक्ष को उत्तर प्रदेश में परेशान किया जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं आप? डेफिनेटली, हाँ, इसको थोड़ा बिल्कुल विस्तार यही है। से समझाइए। देखिए अखिलेश यादव क्या है, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। बुरी तरीके जी। से मैं इसलिए कह रहा हूं कि 80 में 80 का दावा करने वाली पार्टी अयोध्या भी नहीं बचा पाती। अखिलेश यादव का जो पीडीए का फॉर्मूला है वो बड़ी सफलता अर्जित करता है, और नरेंद्र मोदी अपने गढ़ में, ये गढ़ योगी आदित्यनाथ का भी है, ये गढ़ नरेंद्र मोदी का है। बनारस से आप चुनाव लड़ते हैं और कितने वोट से जीतते हैं? केवल 1.5 लाख वोट से। मतलब अगर जरा भी झोंका भर आ जाता ना तो आप चुनाव हार गए होते। और जैसे वहां पर जीत हुई है वो भी हम लोग जानते हैं, किस तरह का मैनेजमेंट करना पड़ा नरेंद्र मोदी को। तो उत्तर प्रदेश की वो जमीन है जहां से दिल्ली तय होती है। हमेशा यही बात कही जाती है कि लखनऊ से दिल्ली तय होती है, लखनऊ तय करता है कि दिल्ली में राज कौन करेगा। और अगर यहां कुछ मामला बिगड़ता है तो फिर दिल्ली का क्या होगा? और वो सरकार जो बैसाखियों पर चल रही है, दो दो बैसाखियों पर, एक बिहार के नीतीश कुमार की बैसाखी है, दूसरे चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी है। तो क्या अखिलेश यादव को इस तरह से परेशान करके योगी आदित्यनाथ सीधे दिल्ली को चुनौती नहीं दे रहे हैं कि हम भी आपको चैन से नहीं बैठने देंगे? माने नीतीश कुमार अगर जरा भी आपत्ति दर्ज करेंगे तो समस्या किसके लिए खड़ी होगी? नरेंद्र मोदी के लिए। तो नरेंद्र मोदी को इस तरह से योगी आदित्यनाथ मुझे लगता है कि चुनौती दे रहे हैं, भाई हम भी कुछ कम नहीं है। और अभी हरियाणा चुनाव के पहले क्या चल रहा था? आरएसएस बनाम गुजरात लॉबी चल रहा था जी। तो मोदी और शाह को घेरने के लिए कई सारे पैंतरे चल रहे हैं, कई सारे उसके एक तरह से प्रतिमान हैं। तो वो हो सकता है कि यहां से भी चल रहा हो। योगी आदित्यनाथ अपने आप को गुजरात लॉबी के सामने एक बड़े नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई हम तो चुनौती देंगे, अब आप संभालिए, आपकी बारी है, आप संभाल पाए या ना संभाल पाए। तो अखिलेश यादव के जरिए सीधा दिल्ली को चुनौती कहीं योगी आदित्यनाथ नहीं दे रहे हैं, ऐसी मुझे आशंका है। तो सर अभी क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव ने जो बात कही, क्योंकि ये तो दुनिया जानती है वाकई कि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की बड़ी अच्छी बनती है,
तो क्या नीतीश कुमार अखिलेश यादव की बात मानेंगे? परिस्थितियां क्या कहती हैं, क्या लगता है? क्योंकि ये भी बात बिल्कुल सच है, इतिहास गवाह है सर, कि भाजपा का गठबंधन जिस जिस पार्टी के साथ रहा है, वो पार्टी बर्बाद हुई है, विनाश हो गया उस पार्टी का, पूरी तरह से टूट गई है, दरार पड़ गई है। वो तो जम्मू कश्मीर से लेकर के और उड़ीसा होते हुए आप महाराष्ट्र तक चले जाएंगे, आपको जी, कई उदाहरण दिखेंगे। पीडीपी से बिल्कुल। लेकर के और उड़ीसा में आज खत्म कर दिया उन्होंने नवीन नवीन पटनायक पटनायक तक, को। सहमत। शिवसेना यहाँ बच गई इसलिए कि वो एमपीए के साथ आ गई। अरे तो चिराग पासवान भारतीय को इनके जनता चाचा से तोड़ दिया बिहार में। बिल्कुल उनको उनको तोड़ दिया। तो वो हम्म, कई उदाहरण हैं जहां जहां वो गए, जो आपने कहा ना कि जहां जहां बीजेपी ने गठबंधन किया उस हम्म, पार्टी को वो खा गए, समूचा बिल्कुल। निकल लिया उन्होंने। और एक दो चुनाव के बाद उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया। हम्म, नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं। देखिए प्रज्ञा जी, नीतीश कुमार एक अलग ही किस्म के खिलाड़ी। हम्म, नीतीश कुमार को इस तरह से बर्बाद करने अगर चाहते हैं नरेंद्र मोदी तो शायद कामयाब नहीं हो। हम्म, हालांकि अब उनकी उम्र थोड़ा सा शिथिल हो रही है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कभी पूर्ण बहुमत में नहीं आने दिया। एक ये हम्म, भी उनकी, मुझे लगता है कि जब सफलताएं गिनी जाएंगी नीतीश कुमार की, तो उसमें इसको भी रेखांकित किया जाएगा। हम्म, नीतीश कुमार जब गए नरेंद्र मोदी के साथ, तो अंदरूनी जो खबर है कि उनकी दो शर्तें थी। पहली शर्त थी कि बिहार में सरकार को बर्खास्त करके और फिर चुनाव कराया हम्म, जाए। हम्म, दूसरी शर्त थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और हम्म, विशेष राज्य के दर्जा के जरिए नीतीश कुमार अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं। जी, ये वो हासिल करना चाहते हैं कि जो किसी ने नहीं प्राप्त किया वो हमने प्राप्त किया। और एक ऐसा जनाधार है नीतीश कुमार के साथ, हालांकि उनकी अपनी अगर कुर्मी और कोयरी केवल दो ये लवकुश समीकरण देखा जाए तो ज्यादा नहीं है उनके पास, हम्म, लेकिन महादलित, अति पिछड़ा और कुछ मुस्लिम तबका, ये उनका एक जनाधार है नीतीश कुमार का। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहां कामयाब नहीं हो रही है। तो वो ये हम्म, चाहते थे कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो ये तमाम जो बिहार के लोग हैं वो नीतीश कुमार को इसका श्रेय देंगे और आने वाले चुनाव में इसका फायदा उन्हें मिलेगा। हम्म, लेकिन मोदी जी ने उनके साथ विश्वासघात किया, न तो विशेष राज्य का दर्जा दिया और न ही वहां चुनाव कराए। तो ये जो टीस है नीतीश कुमार को, वो कहीं ना कहीं उनके मन में होगी, इसलिए लंबे समय तक वो चुप्पी साधे रहे इस बीच में। अभी उन्होंने सिर्फ एक बार कहा था कि हम जहां हैं वहां ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो सबको मालूम है कि आज जो बोल रहे हैं और शाम को क्या होगा किसी को कानो कान खबर नहीं। मुझे लगता है कि उनके सबसे करीबी नेता को भी नहीं पता रहता है कि नीतीश कुमार करने क्या जा रहे हैं। इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने उनके लिए कहा था कि नीतीश के तो पेट में दांत है। तो हम्म, नीतीश कुमार उस तरह के खिलाड़ी हैं। हम्म। अब अगर लेकिन नीतीश ललन कुमार सिंह को, आजकल कई बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो नीतीश कुमार की पार्टी भी कोई अच्छे स्थिति में है नहीं, ये तो नीतीश कुमार देख रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए ये जो ऑफर है, और एक और ऑफर मिला है। हाँ, अखिलेश यादव ने तो कहा ही है कि आप आ जाएं क्योंकि समाजवादी जयप्रकाश नारायण का जी, अपमान हो रहा है। एक हम्म, और खबर है कि हरियाणा चुनाव कांग्रेस पार्टी के हारने के बाद राहुल गांधी के मन में ये बात आई है कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए चुनाव आयोग पारदर्शी चुनाव नहीं कराएगा। जी, ईवीएम हम्म, में जो गड़बड़ियां हैं वो गड़बड़ियां हम दुरुस्त नहीं कर सकते, या हम उसके लिए न्याय अगर मांगने भी जाएंगे तो चलता रहेगा केस, या चुनाव आयोग खारिज कर देगा आपको, जैसे उन्होंने किया कि जी, आपके जो आरोप हैं वो गलत हैं, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया पत्र में। तो राहुल गांधी, अब ये अंदरूनी खबर है, मुझे नहीं मालूम कि सच है कि नहीं है, लेकिन हम्म, खबर ऐसी है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि नीतीश कुमार आए और प्रधानमंत्री हम उनको बनाएं। तो अच्छा, पहले तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना जरूरी है, तभी हम चुनाव मैदान में एक तरह से ठीक ढंग से चुनाव लड़ सकेंगे और चुनाव आयोग भी ठीक व्यवहार करेगा। तो निष्पक्षता से ऑफर वहां चुनाव हो से भी पाएगा, चल रहा ऐसा है, कह रहे हैं आप। ऑफर वहां से भी है। माने राहुल अच्छा, गांधी भी मन बना रहे हैं कि नीतीश कुमार आए तो हम तैयार हैं। अखिलेश हम्म, यादव ने ये जो बयान दिया है, क्या अचानक बयान दिया है ये?
देखिए राजनीति में एक शब्द का भी बड़ा मतलब होता है। नहीं, बिल्कुल बात हो रही थी जेपीएनआईसी में जाने की, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति में माल्यार्पण करने की, लेकिन बात पहुंच गई नीतीश कुमार तक। ये बात डेफिनेटली ऐसे ही नहीं कही गई, इस बात के पीछे बहुत गहरे संकेत हैं, इसीलिए मैं आपसे इसका विस्तार पूर्वक एनालिसिस चाहती हूँ। ये जो बयान है, ये बयान अकेले का नहीं है अखिलेश यादव का। जी इस बयान के पीछे भी बहुत सोची समझी रणनीति है और इंडिया अलायंस की रणनीति है। जी भाई इसके अखिलेश यादव के जो संबंध है वो पहले भी है। ऐसा थोड़ी ना कि अचानक आज संबंध बन गए नीतीश कुमार से इसलिए उन्होंने ऑफर दे दिया और वो भी खुलेआम ऑफर दे दिया। अखिलेश यादव से रिश्ता पहले से भी है, बहुत पुराना है। और जब वो मोदी जी के साथ गए वो भी उनको मालूम है, ऐसा नहीं कि चोरी छिपके चले गए, कोई बातचीत नहीं हुई होगी। लेकिन अब जो दिया जा रहा है ऑफर, वो मुझे लगता है कि ये केवल अखिलेश यादव का बयान नहीं है, ये समूचे इंडिया अलायंस की तरफ से दिया गया बयान। और ये नीतीश कुमार को सीधा ऑफर है कि आप आइए और हम तैयार हैं, प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपको तैयार हैं। और नीतीश कुमार की राजनीति के बारे में कभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार कभी तो बिल्कुल रसातल में जाते हैं और फिर अचानक उभर करके आ जाते हैं। ये उनकी अपनी राजनीति, जिसको मुझे लगता है कोई इस देश में दूसरा राजनेता नहीं कर सकता। मुझे मालूम है, मुझे याद है कि मैंने कई बार ये महसूस किया कि नीतीश कुमार की राजनीति अब खत्म हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार फिर से उभर करके आ जाते हैं। तो जो लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, अगर वो अलायंस के साथ आ जाते, इंडिया के साथ आ जाते, तो आज प्रधानमंत्री होते। नीतीश कुमार उस समय मोदी जी के साथ जाते। ये भी हो सकता है कि अब नीतीश कुमार पाला बदल ले और वो उसी के इंतजार में है। पहले संयोजक पर बात नहीं बन पाई थी कि इंडिया अलायंस का कन्वीनर कौन होगा, तब छोड़ दिया था। और अब खुल करके अगर ये ऑफर मिलेगा कि आइए हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपको तैयार हैं, तो फिर नीतीश कुमार छोड़ देंगे क्या? नीतीश कुमार क्या इस ऑफर को अब तो दोनों हाथ में लड्डू। तो उधर बिहार का इलेक्शन भी होगा और इधर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री भी होंगे। तो अब जो पार्टी, जिस पार्टी को एक तरह से नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते हैं, लल्लन सिंह की आजकल बैठकी उधर हो रही है, तो ये क्या नीतीश कुमार के मन में टीस नहीं होगी कि आप अगर हमारी पार्टी को कहीं खत्म करना चाहते हैं तो हम आपकी सरकार ही ले डूबेंगे। ये भी तो हो सकता है, नहले पे दहला, यही होता है ना पॉलिटिक्स में जी। तो इसलिए अखिलेश यादव का ये बयान, मैं नहीं समझता कि ये केवल उनका निजी बयान, ये बयान बाया दिल्ली आया है, जिसको जयप्रकाश नारायण के जयंती के दिन बहुत सही और शुभ समय चुन करके दिया गया है। अब इसके बाद देखना यह है कि नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया क्या होती है। और नीतीश कुमार अभी अगर चुप रहते हैं प्रज्ञा जी, तो मैं ये मान लूंगा कि कुछ खिचड़ी पक रही है। बिल्कुल। अगर अभी खामोश हैं, कोई उनका बयान, कोई ट्वीट नहीं आया जी, और जब नीतीश कुमार खामोश हो जाते हैं तो फिर बहुत कुछ चल रहा होता है उनके दिमाग में। और इसलिए मैंने कहा कि बताइएगा कि नीतीश कुमार का साथ आना जरूरी है या फिर नीतीश और नायडू दोनों का साथ आना बेहद जरूरी है? नीतीश को तो बुलाया जा सकता है, नायडू को किस तरह बुलाया जा सकता है? क्या नायडू विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज के नाम पर मान जाएंगे? अगर विपक्ष उन्हें मनाना चाहेगा, इंडिया के साथ आएंगे? देखिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं मोदी जी के साथ कि उसकी वजह से वो जुड़े हों। हाँ, बिल्कुल नहीं ना ही और ना ही उनको मोदी जी से कोई मोहब्बत है। ये यहाँ पर मदरसों के लिए किस तरह की बातें करते हैं इनके नेता, डेफिनेटली। और वहां देखिए मदरसों में क्या कुछ हो रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू की तो राजनीति कमजोर ही होगी लगातार मोदी जी के साथ रहने से। यहाँ तो मुस्लिम आरक्षण पर मोदी जी का एक तरह से वीटो है कि आप नहीं हो, और वहां तो वो देने की बात कर रहे हैं। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू से पुरानी अदावत भी है मोदी जी की। वो तो चंद्रबाबू नायडू उनको क्या क्या कह चुके हैं, अगर उन शब्दों को आप ले आइएगा तो लगेगा कि ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। गोधरा कांड के कारण ही इनका गठबंधन टूटा था पहले, इसी का वो भी हुआ था। हाँ। वो भी हुआ था, लेकिन लंबे समय तक वो बाद में रहे उनके साथ। पिछले जब गए हैं वो,
उन्होंने उस समय नरेंद्र मोदी के लिए बड़े तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया, हाँ। आतंकवादी जैसे शब्द का इस्तेमाल जी, जी, किया। जी, जी, जी। हुँ। तो वो चंद्रबाबू नायडू, और चंद्रबाबू नायडू को क्या चाहिए? देखिए, उनकी पॉलिटिक्स है आंध्र प्रदेश को अपने अनुसार बनाना। उनके कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। वो दिल्ली हर बार एटीएम लेकर के आते हैं। उनको चाहिए बजट, फाइनेंस, पैसा। पैसा, और आंध्र प्रदेश बनाने के लिए। हुँ। तो चंद्रबाबू नायडू की तो कोई महत्वाकांक्षा है नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। जी। और मोदी जी से पुरानी अदावत भी है, और वो ये भी जानते हैं कि जब मोदी जी सत्ता में काबिज हो गए तो एनडीए कहना भूल गए। जी। जब जब रिजल्ट आए थे तब तो एनडीए याद आने लगा था, और जैसे ही आप प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद आप एनडीए कहना भूल गए। तो हुँ। ये भी कहीं ना कहीं है मन में चंद्रबाबू नायडू के। तो चंद्रबाबू नायडू तो कहीं भी चले जाए, उनको कोई तकलीफ नहीं। जी। मसला नीतीश कुमार का है, और जब नीतीश कुमार आएंगे तो फिर और भी लोग आएंगे। आजकल तो हनुमान भी थोड़ा रूठे हुए लग रहे हैं। हुँ। 5-5 सांसद हैं चिराग जी। पासवान के। उधर चाचा को शह दी जा रही है, तो भतीजा क्या बैठा रहेगा? उसको अपनी राजनीति हुँ। खत्म करनी है क्या? बिल्कुल, हाँ, सही बात है। और 2-3 मुद्दों पर चिराग पासवान ने सीधी चुनौती दी है नरेंद्र मोदी को। लेटरल एंट्री जी। वाले मुद्दे पर, हुँ। वर्गीकरण वाले मुद्दे पर खुल करके बोला है कि मैं सड़क पे आऊंगा, मैं विरोध करूंगा इसका। तो यहां भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। जी। इसलिए अगर नीतीश कुमार ने मन बनाया, और मैंने कहा ना कि ये बयान यूं ही नहीं दिया गया है हुँ। कि अचानक अखिलेश यादव को ये लगा कि नहीं नहीं अच्छा नीतीश ये बोल देना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये बयान बहुत सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया है, और 2-3 दिन इंतजार करना होगा। मुझे लगता जी। है हम लोग फैसलाकुन होने के बजाय राजनीति को पढ़े समझें कि 2-3 दिन में हो क्या रहा है। हुँ। आज जो बयान गया है, और आज पूरे दिन इसकी चर्चा है। सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि अखिलेश यादव के इस बयान की पूरे देश में चर्चा, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, इसकी चर्चा बड़े दूर तक हो रही है। और ये बड़े दूर तक चर्चा हो रही है, इसका मतलब है कि ये राष्ट्रीय राजनीति में कुछ बड़े होने का संकेत दे रहा है। होगा कि नहीं होगा ये हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन हुँ। संकेत दे रहा है कुछ बड़े होने का। बिल्कुल, संकेत बिल्कुल साफ है। अच्छा, हरियाणा की जीत के बाद क्या लग रहा है सर, अब महाराष्ट्र में भी जीत की गारंटी है नरेंद्र मोदी की? लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अभी भी मोदी की कुर्सी सुरक्षित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, मोदी जी तो बैसाखियों पर है, तो उनकी तो हुँ। कुर्सी अभी है ही, वो तो नायडू और नीतीश कुमार पर निर्भर है। जी। दूसरा, महाराष्ट्र को वो कहीं ना कहीं जीतना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हरियाणा में जो उन्होंने किया, जी। अब हरियाणा में एक सवाल तो ईवीएम पर है, उसके बारे में हम लोग बहुत पुख्ता तौर पर, क्योंकि तकनीकी मामला है तो नहीं कह सकते हैं। जी। सीएसडीएस ने अभी जो आज रिपोर्ट दी है, जो हिंदू में छपी है, उसमें जो आशंका मेरी थी वही लगभग है कि नॉन जाटो दलित बीजेपी के साथ गया है, ओबीसी यादव समेत वो बीजेपी के साथ गया है, प्लस ब्राह्मण ये उनके साथ गया है, खत्री जी। उनके साथ, मतलब बीजेपी के साथ गया है। और वोट में लगभग कांटे की टक्कर है, पॉइंट में हुँ। कुछ अंतर रहा, 39 पॉइंट इनका कुछ है, 39 पॉइंट इनका कुछ है, तो ज्यादा अंतर है नहीं। लेकिन हुँ। थोड़ा सा अब मुझे जो लगता है कि जो स्ट्रेटजी रही नरेंद्र मोदी की, वो एंटी जाट पॉलिटिक्स करने की रही। जी। थोड़ा साइलेंट मोड पर वो गए, और उसके बाद जो वहां जाटों ने एसर्ट किया, उससे नॉन जाटों में उन्होंने, और दलितों में खास करके भय पैदा किया जी। कि अगर ये आएंगे तो क्या करेंगे। जैसे हुँ। ठीक हुँ। 22 के चुनाव में, प्रज्ञा जी अगर आपको याद हो, 22 के चुनाव के 2 महीने पहले तक समाजवादी पार्टी को जितना गोदी मीडिया ने दिया था, बराबर स्पेस दिया था, और मैं बहुत कुछ चीजें गोदी मीडिया पर देख करके तय करता हूं। जी। अगर ये व्यक्ति यहां चल रहा है तो खेल क्या है? और किसी को स्पेस नहीं मिल रहा था जितना स्पेस अखिलेश यादव को मिल रहा था, हुँ। 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 कि यहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फीता काटा, वहां ये किया। उससे क्या हुआ ना कि बाइपोलर इलेक्शन कर दिया पूरा।
जी। इस बात को समाजवादी पार्टी नहीं समझ पाई कि आरएसएस के कार्यकर्ता फिर जो कान में बोलते हैं चौराहे पर खड़े होकर के हम्म। कि ये आ जाएंगे तो क्या करेंगे, ये डर जो पैदा करना है वही हरियाणा में हुआ है। हम्म। और उस वजह से चुनाव नतीजे इस तरह के रहे, लेकिन बहुत कम अंतर से वो हुआ। और अगर वो 17 टिकट जिसमें भूपेंद्र हुड्डा और जो अंदरूनी खींचतान थी वो नहीं होती तो भी जी। बीजेपी वहां नहीं जीत पाती। अब महाराष्ट्र में एक तो डॉक्टर अंबेडकर की वो जमीन है, संविधान एक बड़ा इशू होगा, वहां आप दलितों को लेकर के उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे जो आप हरियाणा में कर ले गए। जी। और इससे अगर इंडिया अलायंस सबक लेगा तो इस बात का ध्यान रखेगा कि हमें रिप्रेजेंटेशन सबको देना है। जैसे हरियाणा में जी। गलती हुई थी कि 90 में से 48 टिकट आपने केवल 2 जातियों को दे दिए, जाट और जाटाओं को। जी। तो वो एक मुझे लगता है कि बड़ी कमी रही। अगर हम मान लेते हैं कि फेयर इलेक्शन थे तो, हालांकि उसमें 5-6% का खेल तो ईवीएम के जरिए लोग बता रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। जी। महाराष्ट्र में इसकी गुंजाइश नहीं दिखती। एक तरफ तो उनके सामने लड़ाका शिवसेना है, यहां क्या है ना कि कांग्रेस के पास वर्कर नहीं है। जी। और ये तो देखने में आया कि हरियाणा में वो वर्कर्स नहीं थे, संगठन नहीं था 12 साल से, जिलाध्यक्ष ग्राउंड नहीं पर थे, तो आप कुछ नहीं। ग्राउंड पे कुछ नहीं था, तो आप कैसे करें। महाराष्ट्र में शिवसेना है, शरद पवार है, माने मजबूत संगठन है। एक मराठा अस्मिता का सवाल है, वहां मोदी जी ने जो किया है कि कंपनियां सारी वो गुजरात लेकर के गए, तो एक मराठा प्राइड का भी सवाल है। शिवाजी महाराज के मुद्दे को उठाया राहुल गांधी ने, तो वहां पर चुनाव मुश्किल है, बहुत मुश्किल है नरेंद्र मोदी के लिए। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई इस तरह की, हाँ अगर मान लीजिए इस तरह का कोई ध्रुवीकरण हो गया, और ये ध्रुवीकरण सांप्रदायिक नहीं है, ये ध्रुवीकरण विशुद्ध जातीय है, जो मैंने पिछले आपके जी। 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 एपिसोड में जी। कहा था कि हम्म। बीजेपी कभी नहीं कर सकती, वो जानती है कि हम इस आधार पर चुनाव जीत ही नहीं सकते। तो वो जाटव बनाम नॉन जाटव, यादव बनाम ओबीसी कर देंगे, ये सब वो करते हैं। जी। वहां पे ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखता है। एक चुनौती केवल है महाराष्ट्र में, वो है अति पिछड़ा समाज। हम्म। जैसे गोपीनाथ मुंडे बंजारा समाज से आते थे, ये बंजारा हम लोगों के उत्तर प्रदेश में नहीं, हम्म। जी। बहुत छोटी संख्या होगी अगर होगी तो, वो बहुत मजबूत समाज है वहां पे। उसी तरह की कई ओबीसी की जातियां हैं जिन्हें रिप्रेजेंटेशन अगर इंडिया अलायंस देती है तो वो लोग तैयार हैं इधर आने के लिए। लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तो बीजेपी गुमराह करने में कामयाब हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो अभी हम लोगों को दिख रहा है, तकनीकी तौर पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं, मैं जमीन पर नहीं हूं तो मैं बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन जो हमें सामने हम जो पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र को, जी। वो ये कह रहा है कि एक तो शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटी, हाँ। दूसरा आपने शिवसेना तोड़ी, शरद पवार की पार्टी तोड़ी, और महाराष्ट्र वो जमीन है जहां पर विश्वासघाती को कभी नहीं उसको माफी दी जाती, हम्म। गद्दारों को कोई माफी नहीं हुआ। और ये दोनों ही पार्टियों में किया गया है। इसलिए जो मराठा प्राइड है जी। वो जरूर एसर्ट करेगी और वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगी। ओके। ये हम मान सकते हैं कि भाई वो एमबीए को जिताने के लिए बहुत ना आए, लेकिन इनको हराने के लिए जरूर खड़े होंगे। और अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि मुंबई में जो इलेक्शन हुए छात्र राजनीति वाले, उसमें से जी। 10 में से 10 सीटें शिवसेना ने जीती। हम्म। तो वो ये बताता है कि शिवसेना बेहद मजबूत है और मजबूत उद्धव है। ठाकरे की लोकप्रियता अच्छी है। शरद पवार अपने गढ़ में बहुत मजबूत हैं। विदर्भ में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, जहां नागपुर है और बाबा साहब अंबेडकर का भी पूरा प्रभाव है। महार जो है, जी। अब प्रकाश अंबेडकर क्या करेंगे, देखिए बीजेपी अब अपने अप्रत्यक्ष जो सहयोगी है उनसे मदद लेगी, जी। जैसे उन्होंने हरियाणा में भी किया, जेजेपी, एएसपी, बीएसपी और हाँ। उस तमाम आईएनएलडी, ये हुआ। इनके जरिए क्या मदद मिलती है बीजेपी को, ये देखना पड़ेगा। प्रकाश अंबेडकर पिछले चुनाव में किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पे भी नहीं थे, खुद भी जी। चुनाव हारे, तीसरे नंबर पर थे। हम्म। वो क्या करते हैं, वो मुस्लिम कैंडिडेट मैक्सिमम उतार रहे हैं। हम्म।
बीएसपी भी वहां जाएगी। अब वहां पे ये भी देखना होगा कि समाजवादी पार्टी वहां अगर 1, 2, 3 जो भी सीट मांगती है, तो एमवीए क्या करता है? अब फिर जी। वही गलती ना हो कि हाँ, भूपेंद्र हुड्डा ने कह दिया कि यहाँ अखिलेश का क्या काम है? हम्म। कमलनाथ ने कह दिया था कि कौन अखिलेश वखिलेश। तो अगर इंडिया अलायंस है, तो आम आदमी पार्टी के साथ आप क्या करेंगे? अखिलेश यादव के साथ क्या करेंगे? जी। तो मुझे लगता है कि ये चीजें करनी चाहिए। एक सुझाव के तौर पर इंडिया अलायंस को ये करना चाहिए, भले ही आप एक ही सीट दें सांकेतिक रूप से और उनका भरपूर फायदा उठाएं। अगर हम्म। अहिरबाल इलाके में अखिलेश यादव जाते, तो हरियाणा में। ये नहीं होता हरियाणा में कि उस इलाके में बीजेपी सारी सीटें जीत जाती। बिल्कुल। कुछ 2%, बहुत प्रभाव 3% कुछ पड़ता। तो असर पड़ता। बिल्कुल प्रभाव और पड़ता। 2-3% बहुत होता है। एक समाज का 2-3% भी वोट अगर निकलता, तो 2-4 जी। सीटें तो जो बहुत कम मार्जिन की होती हैं, उसमें आपको फायदा मिलता। ये जी। जी। करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। अगर वो बड़ा भाई अपने आप को समझती है, तो बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। बिल्कुल। अहंकार ठीक नहीं होता। जो नरेंद्र मोदी का अहंकार अगर बुरा है, तो फिर आपका भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए और मेरी उम्मीद है कि वो इस तरह से सोचेंगे। जी, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया रविकांत सर आपने समय दिया, दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो बड़ा अहम थैंक मुद्दा यू। था आज क्योंकि आज लखनऊ में जिस तरह से हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और पुलिस के बीच जैसे भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, माला चढ़ाने को लेकर जंग छिड़ी हुई है। जब अखिलेश यादव जेपी एनआईसी नहीं पहुंच पाए तो सड़क पर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति लाई गई। बहुत कुछ हुआ, हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।